पाठ 16 हमारी सेना। यदि आप अपने को बाह्य तौर पर सुरक्षित महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर अपने देश की सेना की मजबूती का एहसास है। सेना किसी देश की शक्ति तो है ही, उसकी सुरक्षा की गारंटी भी है। जब तक एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसकी भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करता रहेगा, तब तक सेना रखना अनिवार्य बना रहेगा। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है, साथ ही साथ आंतरिक विद्रोह, सांप्रदायिक दंगों, औद्योगिक विवादों आदि को भी दबा देती है। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में सेना के केवल इतने ही काम नहीं हैं। उसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि से देश के जन धन की हानि को रोकने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। राहत कार्य जितनी कुशलता और ईमानदारी से सैनिक करते हैं, उतना अन्य कोई भी संगठन नहीं कर पाता। आंध्र प्रदेश में आए तूफान, मध्य प्रदेश का सूखा, गुजरात में आए भूकंप और बिहार, असम आदि राज्यों में आई बाढ़ से हमारे जान माल की रक्षा करके हमारी सेना के जवानों ने जनता और सरकार का हृदय जीत लिया। भारत के निवासी हमारे जवानों के उपकार से उपकृत हैं। पिछली लड़ाइयों में हमारे हजारों जवानों ने शहीद होकर और लाखों ने जख्मी होकर मातृभूमि की रक्षा की। इससे भारत का सम्मान विदेशों में बढ़ा। हमें अपने जवानों पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने हमारी आजादी, आदर्श और जीवन की रक्षा की है। हमारी सेना के मुख्य 3 अंग है: क थल सेना, ख नौसेना और ग वायुसेना। थल सेना जमीन पर लड़ाई करके हमारी भूमि की रक्षा करती है। इसे अंग्रेजी में आर्मी कहते हैं। नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमा की रक्षा करती है। इसे नेवी के नाम से जाना जाता है। भारत के तीनों ओर समुद्र लहरा रहे हैं: अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आशातीत प्रगति होने से नौसेना या जल सेना का महत्व बढ़ गया है। इसका उद्देश्य न केवल विदेशी नौसैनिकों के आक्रमणों को विफल करना है, बल्कि अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना भी है। सन 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में हमारी नौसेना ने जो कार्य कर दिखाया था, समूचा विश्व उसका कायल है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वायुसेना का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिकतर लोग वायुसेना को इसके अंग्रेजी शब्द एयरफोर्स के नाम से ही पुकारते हैं। वायुसेना को मुख्य रूप से हवाई हमलों को नाकाम करना, नौसेना एवं थल सेना को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना तथा गुप्तचरी यानी शत्रु सेना की तैयारी आदि का पता लगाना आदि कार्य करने पड़ते हैं। लड़ाकू विमान शत्रु देश और उसकी सेना पर बम बरसाकर उसकी शक्ति नष्ट कर देते हैं। सेना के तीनों अंगों में संख्या की दृष्टि से थल सेना बहुत बड़ी है। 5 या 6 सिपाहियों का एक सेक्शन होता है। 3 सेक्शनों का प्लाटून बनता है। 3 प्लाटूनों की कंपनी बनती है। 5 कंपनियों की बटालियन बनती है। 36 बटालियनों को मिलाकर एक ब्रिगेड बनती है। 3 ब्रिगेडों का एक डिवीजन बनता है और 3 डिवीजनों की एक कोर। पूरी थल सेना में आवश्यकतानुसार अनेक कोर होती है। कोर की सूचना गोपनीय होती है। किस देश के पास वास्तव में कितनी कोर है, आम लोगों को पता नहीं रहता। हाँ, अनुमान से उनकी संख्या बताई जा सकती है। कोर के प्रधान को कोर कमांडर कहते हैं। पूरी थल सेना के कमांडर को सेनाध्यक्ष, कमांडर इन चीफ कहते हैं। इनका रैंक जनरल का होता है। पैदल सेना में अनेक प्रकार के सैनिक होते हैं। पैदल सेना में लड़ने वाले सिपाही होते हैं। तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों के सैनिक इनको सहायता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तोपखाने में टैंक, तोप, एंटी मशीन गन, मिसाइल आदि होते हैं। बढ़ती हुई सेना की आवश्यकता अनुसार रास्ते, पुल आदि बनाने तथा रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाने और हटाने आदि का काम इंजीनियरिंग कोर करती है। इंजीनियरिंग कोर दुश्मन द्वारा जमीन में बिछाई गई सुरंगों और विस्फोटक पदार्थों को खोजने का भी काम करती है। यह सेना का मार्ग निरापद और
निष्कंटक कर देती है। लड़ने वाली सेना को रेडियो, टेलीफोन और बेतार के तार वायरलेस द्वारा सूचना या संदेश पहुंचाने का काम सिग्नल कोर का होता है। आर्मी सप्लाई कोर का काम लड़ती हुई सेना को जीवन उपयोगी तथा युद्ध उपयोगी सामग्री देना है। मेडिकल कोर बीमार और घायल सैनिकों की चिकित्सा करती है। जीवन उपयोगी सामग्री एकत्र कर उसे सप्लाई कोर तक पहुंचाने का काम ऑर्डिनेंस कोर करती है। सैनिक शिक्षा विभाग सैनिकों को प्रशिक्षण देने और लड़ने योग्य बनाने का काम करता है। यह विभाग पढ़ना लिखना सिखाने और नई जानकारियां देने का भी काम करता है। नौसेना में नाविक विभाग प्रमुख है, जिस पर लड़ने का भार होता है। इसकी सहायता तोपखाना और गनरी विभाग करता है। तकनीकी और इंजीनियरिंग विभाग इसके लिए मशीनों की मरम्मत आदि का कार्य देखता है। इसमें भी एक आपूर्ति विभाग होता है, जो जीवन उपयोगी तथा युद्ध उपयोगी सामग्री देता है। इसका सचिवालय विभाग नौसैनिक प्रशासन चलाता है। इसमें थल सेना की तरह ही एक शिक्षा विभाग भी होता है, जो नाविकों को युद्ध कला का प्रशिक्षण देता है। नाविक विभाग में ही एक वैमानिक विभाग होता है। यह नाविकों की शत्रु के विमानों से और शत्रु नाविकों पर हवाई हमला करके हमारी स्थिति मजबूत बनाता है। भारतीय नौसेना में कई प्रकार के जहाज हैं, जैसे विमानवाही, फ्रीगेट, क्रूजर, पनडुब्बी आदि। फिर भी अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि की तुलना में हमारी नौसेना अधिक उन्नत नहीं है। वायुसेना थल सेना और नौसेना को सुरक्षा प्रदान करती है। यह उनकी सहायता भी करती है। वायुसेना में विमान चालक की सहायता करने और मार्गदर्शन के लिए नेविगेटर होते हैं। वे विमान चालकों को दिशा निर्देश देते हैं और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी। सन 1982 में भारतीय वायुसेना की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। इस सेना में भी विमानों की मरम्मत और रख रखाव के लिए टेक्निकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग होता है। यह शाखा विमानों की मरम्मत करके उसे उड़ने योग्य बनाए रखने का कार्य करती है। विमानों के लिए कल पुर्जे मुहैया कराने का काम उपकरण विभाग करता है। इसमें भी थल सेना और नौसेना की तरह आपूर्ति विभाग होता है, जो जीवन उपयोगी और युद्ध उपयोगी सामग्री की आपूर्ति करता है। विशेष कार्य विभाग स्पेशल वर्क्स डिवीजन हवाई अड्डों की देखभाल करता है तथा वायु सैनिकों को प्रशिक्षण देता है। प्रशासनिक कार्यों की देखभाल एक अलग विभाग करता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उन्नति के कारण युद्ध कला काफी विकसित हो गई है। साथ ही साथ यह उतनी ही प्रलयंकारी भी होती